एक बार एक आदमी नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ रहा था। तभी उसका बेटा आया और बोला, पापा आप ये क्या दिन भर पढ़ते रहते हैं? आज सुबह से आप ये क्या पढ़ रहे हैं? बेटा मैं नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ रहा हूँ। थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचो और अमीर हो जाओ। सोचो और अमीर हो जाओ? सोचने से कोई अमीर होता है क्या? कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप? मैं विश्वास नहीं करता इसी बकवास बातों पर। बेटा मैं इसी जमाने की बात कर रहा हूँ और सोचने से लोग अमीर होते हैं। मैं उसी किताब के बारे में बात कर रहा हूँ जिसकी 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से भी ज्यादा प्रतियां बेची जा चुकी हैं। मैं उसी किताब के बारे में बात कर रहा हूँ जो 1937 में पहली बार पब्लिश होने के बाद भी आज तक नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बनी हुई है। बेटा जिसे तुमने बड़े आसानी से बकवास कह दिया, उसी किताब को लिखने में नेपोलियन हिल ने 25 साल लगा दिए। वही नेपोलियन हिल जिन्होंने कहा था, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव, यानी इंसान का दिमाग जिस चीज की कल्पना और विश्वास कर सकता है वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। बेटा एक बार बस तुम ये पूरी किताब पढ़ लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे तो अभी भी ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि सोचो और अमीर हो जाओ। बेटा नेपोलियन हिल कहते हैं सभ्यता के शुरुआत से हर महान नेता स्वप्नदर्शी था। वो सब तो ठीक है बाबा, मुझे इस किताब के बारे में थोड़ा और बताइए ना। ठीक है बाबा बताता हूँ। पहले ये तो बताओ तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? रिजल्ट? कौन सा रिजल्ट पापा? अरे भाई तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट। और कौन सा रिजल्ट? अच्छा वो रिजल्ट। अरे पापा आपको मालूम है अपने विधायक का लड़का फेल हो गया। तुम अपना रिजल्ट बताओ। अरे पापा अपने सरपंच का लड़का भी फेल हो गया। तुम अपना रिजल्ट बताओ। पापा आपको मालूम है अपने बाजू वाले दरोगा अंकल का लड़का भी फेल हो गया। तुम अपना रिजल्ट बताते हो कि नहीं? आप कौन से प्रधानमंत्री हो पापा? आपका लड़का भी फेल हो गया। जरा इधर आ बेटा। अब ध्यान से सुनो इस बुक के बारे में। इस किताब को नेपोलियन हिल ने उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी से 1908 में मिलने के बाद उस समय के 500 सबसे सफल करोड़पतियों से साक्षात्कार करने के बाद लिखे। अपने शोध के हिस्से के रूप में हिल ने थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जॉर्ज ईस्टमैन, हेनरी फोर्ड, जॉन डी रॉकफेलर सीनियर, चार्ल्स एम श्वाब और वुडरो विल्सन सहित उस समय के प्रसिद्ध कई लोगों के साक्षात्कार किए। थिंक एंड ग्रो रिच के पहले चैप्टर में नेपोलियन हिल एडविन सी बर्न्स की कहानी बताकर समझाते हैं कि कैसे वास्तव में विचार वस्तुएं हैं। एडविन सी बर्न्स ने खोजा कि यह कितना सच है कि आदमी सचमुच सोचता है और अमीर बन जाता है। एडविन सी बर्न्स महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे। जब पहली बार उसके मन में यह इच्छा या विचार का आवेग कौधा तो वह इस पर कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं था। उसके रास्ते में 2 मुश्किलें खड़ी थी। वह श्रीमान एडिसन को नहीं जानता था और उसके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए अपने रेल किराए के भुगतान के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। ये परेशानियां अधिकतर आदमियों की अपनी इच्छा पूरी करने के किसी भी प्रयास को हतोत्साहित करने के लिए काफी थे। लेकिन उसकी इच्छा साधारण नहीं थी। वह अपनी इच्छा के लिए एक रास्ता खोजने के प्रति इतना दृढ़ था कि पराजित होने के बजाय उसने अंध सामान से यात्रा करने का फैसला किया। इसका मतलब है कि वह ईस्ट ऑरेंज एक मालगाड़ी पर सवार होकर गया। जब एडविन सी बर्न्स ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से नीचे उतरे, भले ही वे एक भिखमंगे के समान दिखाई देते हो सकते हैं, लेकिन उनके विचार एक राजा के जैसे थे। जब उन्होंने रेल की पटरियों से थॉमस अल्वा एडिसन के कार्यालय जाने का रास्ता पकड़ा तो उनका दिमाग काम में लगा हुआ था। मनोवैज्ञानिकों ने ठीक ही कहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक बात के लिए सचमुच तैयार होता है तो यह उसकी बाह्य आकृति में झलकने लगता है। जब अवसर आया तो बर्न्स की उम्मीद की तुलना में एक अलग रूप में और एक अलग दिशा से प्रकट हुआ। वो अवसर की चालों में से एक है। पिछले दरवाजे से सड़क कर आने की इसकी धूर्त आदत है।
और अक्सर यह दुर्भाग्य या अस्थायी हार के रूप में भेष बदल कर आता है। शायद यही कारण है कि बहुत सारे लोग अवसर की पहचान करने में विफल रहते हैं। श्रीमान एडिसन ने अभी अभी उस समय एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, अब एडिफोन नाम से जानी जाने वाली एक नई कार्यालय डिवाइस बनाई ही थी। उनके सेल्समैन मशीन से उत्साहित नहीं थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि इसे बड़े प्रयास के बिना बेचा जा सकता है। बंस ने अवसर देखा। यह एक अजीब दिखने वाली मशीन में छिपा हुआ चुपचाप रेंग कर अंदर आया था, जिसने और किसी को नहीं बल्कि बंस और आविष्कारक को प्रभावित किया। आज जो लोग बंस को जानते हैं वे जीवन में उन्हें मिले ब्रेक की वजह से उनसे ईर्ष्या करते हैं। वे उनकी सफलता की वजह की जांच करने की मुसीबत समझे बिना स्वयं को उनकी जीत के दिनों में देखते हैं। बंस सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक सुनिश्चित लक्ष्य चुना। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी इच्छा शक्ति, अपने सारे प्रयास, अपना सब कुछ उस लक्ष्य के पीछे लगा दिया था। वे पहले दिन ही एडिसन के साझेदार नहीं बन गए थे, वे सेवक के काम से शुरू करने की सामग्री थे, जब तक यह उन्हें अपने पोषित लक्ष्य की ओर एक कदम उठाने का एक अवसर प्रदान करता। वे जिस अवसर की तलाश में थे उसके उपस्थित होने से पहले 5 साल बीत गए थे। उन सभी वर्षों के दौरान आशा की एक भी किरण नहीं थी। उनकी इच्छा की प्राप्ति का उनसे एक भी वादा नहीं किया गया था। जब वे ऑरेंज गए उन्होंने खुद से यह नहीं कहा था, मैं एडिसन को अपने लिए एक सुविधाजनक नौकरी देने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा था, मैं एडिसन से मिलूंगा और उन्हें नोटिस दूंगा कि मैं उनके साथ व्यवसाय करने के लिए आया हूं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, मैं कुछ महीनों वहां काम करूंगा और यदि मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता तो मैं उसे छोड़ दूंगा और कहीं दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लूंगा। उन्होंने कहा था, मैं कहीं भी शुरू कर दूंगा, मैं वह कुछ भी करूंगा जो एडिसन मुझे करने के लिए कहेंगे, लेकिन अंततः मैं उनका साझेदार बन जाऊंगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, एडिसन के संगठन में मैं जो पाना चाहता हूं उसमें असफल होने की स्थिति में मैं एक और अवसर के लिए अपनी आंखें खुली रखूंगा। उन्होंने कहा था, इस दुनिया में बस एक ही चीज है जिसे पाना मैंने निर्धारित किया है और वह है थॉमस एडिसन के साथ एक व्यापार साझेदारी है। मैं अपने पीछे लौटने के सभी पुलों को जला दूंगा और अपने पूरे भविष्य को जो मैं चाहता हूं उसे पाने की अपनी क्षमता को दांव पर लगा दूंगा। हर आदमी जो किसी भी उपक्रम में जीतता है अपने जहाजों को चलाने के लिए तैयार होता है और पीछे हटने के सभी स्रोतों को काट देता है। केवल ऐसा करके ही कोई मन की उस अवस्था को बनाए रखने के बारे में सुनिश्चित हो सकता है जिसे सफलता के लिए आवश्यक जीतने की एक चलती हुई इच्छा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने पीछे हटने का कोई संभव तरीका नहीं छोड़ा था। उन्हें जीतना या फिर नष्ट हो जाना था।